ये एकदम घूम रहा था, एकदम 7वें आसमान पे इस वक्त इसका कॉन्फिडेंस लेवल घूम रहा था, किसी से भी युद्ध करने के लिए एकदम तैयार थे ये लोग। कौन? पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र, ये लग रहा था किसी से भी युद्ध कर देगा, कितना भी बड़ा क्षेत्र हो। तब तक इन लोगों ने क्या किया, इसी में गलती होता है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस में फ्लो होता है ना, तो गलती यहीं पर हो जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर 10 है और चैप्टर 10 का ये भाग 2 है। अगर भाग 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 10 का भाग 2 पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का नाम क्या, शुंग कर्ण एवं सातवाहन वंश। तो शुंग वंश के बारे में पढ़ रहे थे, और शुंग वंश के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शुंग वंश का जो शासक था, जो प्रथम शासक था यानी संस्थापक था, पुष्यमित्र शुंग ने इस शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, क्योंकि बृहद्रथ का सेनापति था और बृहद्रथ था कमजोर, तो उसको क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने काम खत्म कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दिया, वहीं से मौर्य वंश का अंत हो गया। ये हम लोग पढ़ लिए थे। इसकी 2 राजधानियां थी, ये भी हम लोग जानते थे, पढ़ लिए थे कि पाटलिपुत्र एक विदिशा था। ये मुख्य रूप से जो था, इसका जो पैतृक स्थान था, यानी कि जो इसके घर वाले, मतलब पैतृक स्थान यानी कि आपके जो पिता दादाजी जहां पर रहते हैं वही वाला पैतृक स्थान होता है। तो इसका पैतृक स्थान जो था ये मध्य प्रदेश था, विदिशा था इसका पैतृक स्थान। लेकिन ये मौर्य वंश में बृहद्रथ का सेनापति था, इसलिए राजधानी में ही रहता था। कहां पर, पाटलिपुत्र में ये रहता था। तो इसका पैतृक स्थान, एक जगह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, दूसरा राजधानी विदिशा अपने पैतृक स्थान को ये राजधानी बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य का प्रथम कौन सा गैर क्षेत्रीय राजा था, तो गैर क्षेत्रीय राजा यही था जो अपने क्षेत्र से हटकर, इसका पैतृक स्थान विदिशा था, जबकि राजा कहाँ का बना, मगध। और मगध कुछ समय राजधानी थी, मगध में ही विदिशा आता था, ऐसा नहीं कि मगध से बाहर हो जाता था। लेकिन ये जो राजधानी थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र, ध्यान रखिएगा। तो पाटलिपुत्र राजधानी, तो राजधानी में का कोई शासक रहने वाला कोई शासक न बना, कौन बना, पुष्यमित्र शुंग बना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, गैर क्षेत्रीय इसलिए कहा जाता है कि राजधानी में नहीं था, राजधानी से क्या हुआ था, क्षेत्र से, राजधानी वाले क्षेत्र से ये हटकर था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया, इसके जो पुरोहित थे पतंजलि थे, ध्यान रखिएगा। और 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना भी हुई थी इसके शासनकाल में, सब कुछ बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज ये पूरी तरह से ये जो वंश है, शुंग वंश कर्ण वंश, 2 गो वंश हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 गो वंश बचेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, इसका जो पुत्र था, एक पुत्र जो कि बहुत योग्य था, ध्यान रखिएगा, पुत्र ये बहुत ही योग्य था, उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र बहुत ही योग्य था, इसका पुत्र जो था बहुत ही योग्य था। पुष्यमित्र शुंग का जो, देखिए राजा के तो बहुत सारे पुत्र होते हैं, लेकिन सबकी बात नहीं होती है, बात उन्हीं को होती है जो कि योग्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे बिंदुसार के जो बहुत सारे लड़के थे, लेकिन बात किसकी हुई थी, 2 की हुई थी, एक सम्राट अशोक की और एक जो सबसे बड़ा बेटा था सुसीम, उस दोनों की बात हुई थी। और उसके बाद किसी और को इतिहास में जगह बिल्कुल नहीं दिया गया। इतिहास में इतना खाली समय जगह नहीं रहता है कि किसी का भी नाम दे दिया जाए। आप एक बात समझिए ना, क्या लिखेंगे, अगर कोई राजा के बारे में अगर लिखे, उसने कुछ किया ही नहीं, तो उसका नाम डालकर क्या करेंगे, नाम उसी का ना डाला जाता है जिसने कुछ किया है उसमें, हाँ इसने ये किया है, तभी तो नाम डाला जाता है। कुछ किया ही नहीं है तो नाम क्या डाला जाए, चाहे सही करो गलत करो, सही या गलत कोई कुछ भी करे, इतिहास में नाम होता है। सही कीजिएगा तो अच्छा तरीका से नाम होगा, अगर गलत का कुछ काम कीजिएगा तो गलत तरीका से नाम होगा। तो इसका योग्य एक पुत्र जिसका नाम था अग्निमित्र। अब अग्निमित्र को इसने क्या किया, विदिशा का शासक बनाया। ये खुद तो विदिशा कब कहेंगे, विदिशा तो इसी ये मगध में ही था। तो देखिए पाटलिपुत्र में तो ये रहता था, पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग रहता था, तो विदिशा की राजधानी में, तो वहां भी तो कोई मुख्य होना चाहिए ना। तो अपने पुत्र को जिसका नाम था अग्निमित्र, यहाँ पर उसको शासक नियुक्त कर दिया कि लो तुम साम्राज्य संभालो। आपको पता भी है कि जब बिंदुसार, इससे पहले जब मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे, बिंदुसार के जो पुत्र थे, जैसे सम्राट अशोक हो गया या उसका बड़ा पुत्र सुसीम हो गया, इन सबको जब बिंदुसार शासक था तो इन सबको छोटे छोटे जगहों का राज्यपाल बनाया था कि तुम यहाँ का शासन संभालो, क्योंकि ट्रेनिंग दिया जाता है। ये भी अपने बेटा जो अग्निमित्र था उसको ट्रेनिंग दे रहा था एक राजा बनने का। डायरेक्ट राजगद्दी पर बैठा देने से राजा कोई थोड़े बनता है, या कोई भी आप बड़े ऑफिसर को देखिएगा, उन सबको पहले ट्रेनिंग दिया जाता, बहुत दिनों तक छोटे छोटे जगहों का उनको कार्यभार दिया जाता, तब एक बड़ा जगह का उनको कार्यभार दिया जाता। ठीक वैसे ही पहले अग्निमित्र को कहा, विदिशा का शासक बनाया। तो युद्ध लड़ना भी सिखाना पड़ेगा इसको, युद्ध कला बहुत अच्छी तरीका से आता था, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेन एक बार युद्ध तो चाहिए ना जी, युद्ध कला ठीक है सीख लिए,
लेकिन किसी युद्ध करेंगे तब ना पता चलेगा कि आपका युद्ध का काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फालतू में सीख लिए हैं। कभी युद्ध होगा तब ना पता चलेगा। तब इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग को ये एक बात तो पता थी, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य में सेनापति भी था, कि मगध से बहुत सारे क्षेत्र अलग हुए हैं। बृहद्रथ के शासन काल में जो मगध मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसके शासन काल में बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र मगध से अलग हो गए थे। मान लीजिए ये मगध इतना में फैला हुआ था ना, मगध इतना में फैला हुआ था, तो पूरा मौर्य साम्राज्य इसमें ऐसे ही समझा रहे हैं कि पूरा मान लीजिए इतना मौर्य साम्राज्य फैला हुआ है। तो जो मौर्य साम्राज्य है, मान लीजिए ये पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्र अंतिम तक जब बृहद्रथ जब शासन कर रहा था, उस समय तक बहुत छोटे छोटे जो राज्य थे वो यहाँ से मगध से अलग हो गए थे और खुद को अपने स्वतंत्र वहां पर राजा घोषित कर लिए थे और स्वतंत्र वहां के राजा हो गए थे। ये बात पुष्यमित्र शुंग देख रहा था। इसको एक ही बात था कि जब हम राजा बनेंगे ना तो सबको समेटेंगे। तो इसने समेटना शुरू किया, सबको समेटना शुरू किया। कुछ जगहों पर इसको युद्ध भी करना पड़ रहा था, क्योंकि मान लीजिए कोई यहाँ पर शासक यहाँ से मगध से अलग हो गया है और इसको बोलिए कि दोबारा आ जाओ, मगध मिल लो, हमारे अधीन हो जाओ, तो ये आराम से आ जाएगा? आपको क्या लगता है आराम से आ जाएगा? नहीं। कुछ तो छोटे राजा थे, डराने और धमकाने पर आ गए, लेकिन कुछ जो थे वो नहीं समझ रहे थे। तो इसने क्या किया, विदिशा, जो विदिशा के शासक अग्निमित्र था, तो बहुत सारे क्षेत्र तो छोटे छोटे युद्ध करने पर ही आ गए थे। एक क्षेत्र था विदर्भ, ध्यान रखिएगा, विदर्भ आपने नाम भी सुना होगा, विदर्भ का जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र वहीं पर पड़ता है विदर्भ। विदर्भ था, यहाँ का जो शासक था, यहाँ का शासक समझ ही नहीं रहा था, कह रहा था कि आज आप युद्ध कर लो सामने सामने एकदम। ये थोड़ा ताकतवर भी बन गया था, ध्यान रखिएगा। ये किसमें से, मगध साम्राज्य में से हटा हुआ था, लेकिन ये अपने आप को ताकतवर बना लिया था। तो इससे लड़ने के लिए, मान लीजिए पता है कि सामने वाला राजा ताकतवर है, तो लड़ने के लिए यहाँ का शासक का नाम था यज्ञसेन, पहले ये भी ध्यान रखिए, यज्ञसेन। तो इससे लड़ने के लिए आपको पूरा बढ़िया तैयारी के साथ जाना पड़ेगा ना। ये नहीं कि बड़े राजा है बिना तैयारी के साथ चले गए, हार कर उधर से आ गए, उल्टा बेइज्जती हो जाएगा। बेइज्जती होगा, वो बात थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा बेइज्जती, क्योंकि अब छोटे राजा से हारेंगे तो बेइज्जती ही होगा ना। तो इसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग खुद नहीं लड़ने गया, इसने अपने जो बेटा है अग्निमित्र को कहा। तो अग्निमित्र कहा ठीक है हम जा ही रहे हैं। अग्निमित्र को तो और था कि हम अभी ट्रेनिंग लिए हैं, हमको युद्ध लड़ना है। इसको तो था ही कि हमको ट्रेनिंग लिए है, थोड़ा युद्ध लड़ने के बारे में हमको मतलब युद्ध लड़ने हम भी जाएंगे। तो ये एक बार कहा ना पुष्यमित्र शुंग, हाँ ठीक है युद्ध लड़ने जाना है, इसने ये तैयार हो गया। अग्निमित्र कहा ठीक है कहाँ युद्ध लड़ने जाना है बताइए। तो इसने कहा कि यहीं पर विदर्भ का जो राजा है यज्ञसेन समझ नहीं रहा है, थोड़ा बढ़िया समझाओ। इसने अग्निमित्र ने अपने पूरे सेना के साथ आक्रमण कर दिया विदर्भ पर। विदर्भ इतना तो आपको पता भी होगा कि जब मगध साम्राज्य इतना फैला हुआ है तो उसको सेना भी बहुत बड़ी होगी। विदर्भ छोटा था, ये शासक भी छोटा था। ऐसे ही तो इसने क्या किया, अग्निमित्र ने हमला किया और यज्ञसेन को क्या किया, हरा दिया। यज्ञसेन को हरा दिया। जब यज्ञसेन को हराया तब इसके अब राजधानी में गया। हराने के बाद क्या हुआ, हराने के बाद अब पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो गया था, जहां मर्जी वहां भी अग्निमित्र घूम सकता है। तो जब इसके क्षेत्र में घूमने लगा अग्निमित्र विदर्भ में, तो इसकी चचेरी बहन जिसका नाम था मालविका, जिसका नाम था मालविका, नाम था मालविका, और अग्निमित्र दोनों के बीच प्रेम हो गया। किसके बीच में, इसकी चचेरी बहन मालविका। देखिए क्या हुआ, अब तो समझिए। अग्निमित्र ने आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद जब आक्रमण हुआ तो ये तो जीत गया, क्षेत्र जीत गया। तब इसके बेथी में राजधानी में घूमने लगा। तब राजधानी में घूमने लगा तब मालविका, इसकी चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र दोनों के बीच क्या हुआ, प्रेम हो गया। अब दोनों के बीच जब प्रेम हुआ तो ये कुछ दिनों तक यहीं पर रुक गया। कहां पर, अग्निमित्र कुछ दिनों तक इसी के यही विदर्भ में ही रुक गया। तो पुष्यमित्र शुंग को लगा कि क्या हुआ, हार गया। देखिए उस समय तो मोबाइल तो था नहीं, उस समय कॉल करके बता देगा अरे हम तो जीत गए हैं, नहीं। देखिए विदर्भ और यहाँ का दूरी जो है ये पाटलिपुत्र में था, तो विदर्भ और पाटलिपुत्र की दूरी काफी है। और उस समय लोग पैदल नहीं जाते थे, हवाई जहाज था ही नहीं, और हवाई जहाज नहीं था, ट्रेन नहीं था, या मोबाइल नहीं था फोन करके बता दे कि हाँ हम युद्ध जीत गए हैं, हम ठीक ठाक हैं। जब कुछ दिनों तक देखिए जीतने के बाद जब इनको प्रेम हुआ तो कुछ दिन तक यहीं पर रुका। तो ये पुष्यमित्र शुंग को लगा कि लो हार गया क्या, फिर बाद में सूचना पहुंचा कि नहीं जीत गया है।
जीत गया और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रेम हो गया। तो इन दोनों को लग रहा था ना, अग्निमित्र और मालविका को, ये सिर्फ किसी को पता नहीं है कि प्रेम हुआ इन दोनों के बीच में, किसी और को पता नहीं है। लेकिन किसी और को पता नहीं है, लेकिन ये सारी जो बातें इनके बीच की प्रेम कहानी एक किताब में लिखा जा रहा था। अब एक किताब में लिखा जा रहा था, उस किताब का नाम है मालविका अग्निमित्रम। उस किताब का नाम रखा गया मालविका अग्निमित्रम। में लिख कौन रहा था, कालिदास। इन दोनों को लग रहा था किसी और को ये बात पता ही नहीं है, किसी और को पता नहीं है। लेकिन ये बात सब किसको पता था, कालिदास। ये जो कालिदास के पास सारी सूचनाएं पहुंच रही थी, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर और इन दोनों के बीच क्या क्या हो रहा है। तो कालिदास ने एक किताब की रचना किया जिसका नाम रखा इन्हीं दोनों के नाम पर, मालविका मालविका मालविकाग्निमित्रम मालविकाग्निमित्रम। ध्यान रखिएगा कितना बड़ा किताब का नाम हो गया, इन दोनों का नाम मालविकाग्निमित्रम। इसकी रचना किसने किया था, कालिदास। इसकी रचना किया था कालिदास ने। ये किसकी प्रेम कहानी के बारे में है, अग्निमित्र और ये मालविका। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम के बारे में इसमें वर्णन है, किसमें, मालविका अग्निमित्रम में। देखिए, प्रेम करने वाले जो दो लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारे सिवा किसी और को पता नहीं है कि इन दोनों के बीच में प्रेम चल रहा है, जबकि ये सबको बात पता होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर कालिदास को बहुत बढ़िया से पता था, तो इन्होंने एक किताब की रचना कर दिया। फिर ही अपने राजधानी में वापस विदिशा पहुंचा। इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हो गया था। 2 गो पहले अश्वमेध यज्ञ भी हो गया था, ये इधर भी जीत रहा था। ये पुष्यमित्र शुंग ने कई छोटे छोटे राज्यों को समेट लिया था अपने अंदर, और ये जाकर विदिशा से जाकर विदर्भ में आक्रमण भी किया है, जीता भी, फिर यहाँ पर घूमा भी, इन दोनों से प्रेम भी हो गया। तो इसका जो यहाँ इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था एकदम हाई, एकदम घूम रहा था, एकदम 7वें आसमान पे इस वक्त इसका कॉन्फिडेंस लेवल घूम रहा था। किसी से भी युद्ध करने के लिए एकदम तैयार थे ये लोग। कौन, पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र। ये लग रहा था किसी से भी युद्ध कर देगा, कितना भी बड़ा क्षेत्र हो। तब तक इन लोगों ने क्या किया, इसी में गलती होता है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस में फ्लो होता है ना, तो गलती यहीं पर हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसका गलती इसने क्या किया। देखिए, यही इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ज्यादा खुश हो या ज्यादा दुखी हो तो उस समय निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये लोग तो बहुत खुश था, एकदम कॉन्फिडेंस में था कि हमको कौन हरा सकता है, हमको कौन हराने वाला जन्म ले लिया। जबकि बात समझिए ना, शक्ति का अंत ही नहीं है। जो भी आप ताकतवर इंसान या व्यक्ति या कुछ भी देखते हैं ना, उससे भी ज्यादा ताकतवर है कोई ना कोई, फिर उससे भी कोई ना कोई ज्यादा ताकतवर है। दुनिया में ताकत का अंत नहीं है। तब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए समझिए, इन्होंने जल्दबाजी में गलती क्या किया। इनको लग रहा था, आपको एक कहानी याद होगा, सम्राट अशोक के बारे में बता दें तो सम्राट अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया था। कालिंग एक छोटा सा जगह था, लेकिन कालिंग वालों ने एकदम साहस के साथ, एकदम वीरता के साथ लड़ाई किया था। बहुत दिनों तक युद्ध चला था, किससे, सम्राट अशोक और कालिंग के बीच बहुत दिनों तक युद्ध चला था। ये इतना छोटा राज्य होकर सम्राट अशोक के सामने बहुत दिनों तक युद्ध किया। उनकी यही वीरता वाली बात थी। देखिए, कोई भी युद्ध जीतता है या कुछ भी जीतता है, ये नहीं, सामने वाले कितने साहस के साथ लड़े ये होता है। तो कालिंग वाले जो थे, ये कालिंग जो था, कालिंग वाले ये बहुत साहस के साथ लड़े थे। ध्यान रखिएगा, कालिंग वाले बहुत साहस के साथ लड़े थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब सम्राट अशोक ने कालिंग को जीता, तो उसके बाद से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर सम्राट अशोक के बाद और भी छोटे छोटे कई मतलब मौर्य साम्राज्य के उतने योग्य शासक नहीं हुए, तो बाद में कलिंग फिर स्वतंत्र हो गया। जो कलिंग था फिर स्वतंत्र हो गया और खुद यहाँ पर अपने राजा रहने लगे। तब तक इनके शासनकाल में भी ये स्वतंत्र था, कौन, कलिंग स्वतंत्र था। तो पुष्यमित्र शुंग को यही याद नहीं था कि ये कलिंग वाले बहुत खतरनाक होते हैं, नहीं उलझना होता है इनसे। लेकिन इसको देखिए, इसीलिए कहा जाता है इतिहास पढ़ना चाहिए, कितने खतरनाक है इसको नहीं पता था। इसको पुष्यमित्र शुंग को उलझ गया इनसे, किनसे, इसको लगा कि हम तो विदिशा, ये अपने जो बेटा को भेजकर ये विदर्भ वालों को हरा दिए और भी बहुत सारे लोग को हरा दिए। ये कलिंग क्या इतना छोटा तो है, इसको ऐसे ही हरा देंगे। सम्राट अशोक को भी ऐसे ही लग रहा था। सम्राट अशोक ने भी हराया था, लेकिन सम्राट अशोक का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, समझ लीजिए। इसको भी लग रहा था इनको कलिंग वाला को तो ऐसे ही हरा देंगे। आक्रमण कर दिया, यही जोश में, एकदम जोश में आकर क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ का शासक था, देखिए ध्यान समझिए, यहाँ का शासक था, दोनों को समझ लीजिए, ये मिटा देते हैं, ये लिख लीजिएगा। ये था कौन, पुष्यमित्र शुंग।
ध्यान रखिएगा। इधर मगध का शासक, मगध का शासक था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और इधर का शासक था, ये तो मगध का शासक था ना, और इधर का शासक था जो कलिंग, कलिंग का शासक जो था, जो कलिंग का शासक था, कलिंग का जो शासक था उसका नाम था खारवेल, खारवेल। इधर का शासक खारवेल था, इधर का शासक पुष्यमित्र शुंग था। इसने जोश जोश में आकर आक्रमण तो कर दिया कलिंग पर, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कितना खतरनाक है ये लोग। देखिए छोटा मतलब छोटी सी चीजों में बड़ा धमाका है ये लोग, इनको इसको ये नहीं पता था। खरवेल में हाथी बहुत ज्यादा पाया जाता था, ध्यान रखिएगा। जब इसने आक्रमण किया ना तो खरवेल ने जमकर इनकी, पिछले के बारे में बताए थे, पिछला वाला भाग में बताए थे, इनकी इनके सैनिकों के जमकर जैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है ना, एकदम दौड़ा दौड़ा कर जैसे पीटा जाता है, एकदम ठीक वैसे ही ये लोग भाग गए वापस। कहां पर? वापस अपने क्षेत्र में भाग गए। ये हार भी गए और भाग भी गए। कौन? ये पुष्यमित्र शुंग, और अपने क्षेत्र में भाग गई है। कहां पर? वापस पाटलिपुत्र में आ गए। इनको ये नहीं पता था कि हम उलझ किससे रहे हैं। सम्राट अशोक जैसे सम्राट को तो ये लोग उनसे तो ये लोग डरे नहीं, तो फिर इनसे डरेंगे ये नहीं। खरवेल ने इनको हराया, और हराने के बाद क्या किया? एक अभिलेख लिखवाया, जिस अभिलेख का नाम रखवाया हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में ये बात वर्णन करवाया कि मैं राजा खरवेल, कलिंग का राजा, हमने किसको हराया? पुष्यमित्र शुंग को। पूरा बढ़िया से लिखवाया। अब इतना छोटा राजा जब बड़ा राजा को हराएगा, चिल्ला चिल्ला कर बताएगा ना। आगे आप पढ़ेंगे जब वर्धन वंश के बारे में, तो उसमें एक शासक था हर्षवर्धन, उसने भी यही गलती किया था। इधर उत्तर भारत का शासक था। दक्षिण भारत का एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो इसने उत्तर भारत पर तो हमला कर ही रहा था। इसका भी कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही, जैसे इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है ना 7वें आसमान पर, वैसे ही वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन का भी बढ़ा हुआ था। वो भी आकर इधर आक्रमण कर दिया पुलकेशिन द्वितीय पर। पुलकेशिन द्वितीय राजा तो छोटा था, लेकिन हिम्मत उसका बड़ा था और एकदम प्लानिंग भी बढ़िया था। उसने हरा दिया हर्षवर्धन को। और उसने भी जब छोटा राजा बड़ा राजा को हराता था, अभिलेख लिखवाता, उसने भी अभिलेख लिखवाया जो हमने हर्षवर्धन को हराया है। ये इतिहास में आगे आने वाले लोगों को पता चलना चाहिए। जैसे हम लोग को पता चला ना कि खरवेल ने इनको हराया है, तो इसने भी अपना ये एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम रखवाया हाथी गुफा अभिलेख। उसने बढ़िया से वर्णन करवाया था। आपसे पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे? खारवेल से, जो कि कलिंग का शासक था। ध्यान रखिए, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। ध्यान रखिए, कलिंग की राजधानी तोसली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर से हारने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इनको नीचे हुआ। कॉन्फिडेंस लेवल क्या हुआ? थोड़ा सा इनको नीचे हुआ। और इससे पहले एक मिनट और एक बात, ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के एक और कारण था। ध्यान रखिएगा, इतने कॉन्फिडेंस लेवल, आप कहेंगे कि एक ही दो युद्ध जीत कर इतने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा? नहीं, देखिए एक दो और कारण था। देखिए क्या कारण था। इस युद्ध होने से पहले एक दो और कारण था। क्या कारण था? हम आपसे बोले थे कि दो विदेशी आक्रमण हुए थे इनके साथ, इसके शासनकाल में दो विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुए थे। विदेशी आक्रमण, ऐसे विदेशी आक्रमण कई हो रहे थे, लेकिन दो को प्रमुख है। एक था डेमेट्रियस और दूसरा मिनांडर था। डेमेट्रियस ट्रियस और दूसरा मिनांडर। ध्यान रखिएगा, दूसरा कौन था? मिनांडर, 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 मिनांडर था। अब ये दोनों ने जब पहले डेमेट्रियस ने आक्रमण किया, तो डेमेट्रियस के आक्रमण को जवाब देने के लिए अग्निमित्र गया, और अग्निमित्र ने डेमेट्रियस को हरा दिया। और ये शासक कौन थे? विदेशी शासक कौन थे? ये यवन शासक थे, यूनान वाले क्षेत्र से ही आते थे। जब भी आप देखिएगा आक्रमण इधर से होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडो ग्रीक शासकों के बारे में, जब हम पढ़ेंगे कि ये आकर भारत में कैसे शासन किए, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो इन दोनों के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। ये यवन शासक थे दोनों। तो डेमेट्रियस आया, हार कर गया। फिर ये मिनांडर ने भी आक्रमण किया, वो भी हारा। कौन हारा? अग्निमित्र ने ही हराया था। दोनों को कौन हराया था? अग्निमित्र ने। लेकिन मिनांडर भारत में आया था, यहाँ के संस्कृति के बारे में, लोगों के बारे में भी इसने जानना चाहा। तो बौद्ध धर्म के बारे में भी इसने जानना चाहा। तो नागसेन द्वारा, नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म के बारे में पूरा विस्तार से मिनांडर को बताया गया, और मिनांडर बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो पूछा जाएगा बौद्ध धर्म को ग्रहण मिनांडर को किसने करवाया था? नागसेन ने। और इन दोनों के बीच जो बातचीत हुआ
जैसे अभी आप YouTube पर देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें चल रही है, तो जब भी कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उनको यूट्यूबर, जो बड़े फेमस यूट्यूबर उनको बुलाते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पूछते हैं, और दोनों के बीच जो बातचीत होता है उस वीडियो को रिकॉर्डिंग करके और यूट्यूब पर डाला जाता है, ताकि सभी लोगों को उन दोनों के जीवन के बारे में, उन दोनों के नहीं, जो सक्सेस हुए हैं जो लोग, उनके जीवन के बारे में लोगों को पता चले। मतलब उन दोनों के बीच के जो बातचीत होता है, जो पूछा जाता है सवाल, उस सवालों और जवाबों के बीच मतलब क्या उनके बीच बातचीत हुआ है, सभी को पता चले, इसलिए उस वीडियो को कहाँ डाला जाता है, यूट्यूब पर। लेकिन इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुआ, ये इतिहास में लोगों को कैसे पता चलेगा, या बाकी आगे आने वाले लोगों को, या बाकी जो उस साम्राज्य में लोग रहते थे उनको कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों के बीच में जो बातें हुई, जैसे मीनांडर ने बहुत सारे सवाल किए जीवन के बारे में, जीवन क्या है, या सत्य के साथ हमें क्यों रहना चाहिए, अहिंसा के मार्ग क्यों अपनाना चाहिए, ये सारे बहुत सारे इसे मीनांडर ने सवाल किए। इन सवालों का जवाब नागसेन ने दिया। तो इन दोनों के बीच सवालों और जवाब जो हो रहे थे, उन सबको एक पुस्तक में समाहित किया गया, जिस पुस्तक का नाम रखा गया, ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक में समाहित किया गया जिसका नाम रखा गया मिलहिंद पन्हो। पुस्तक का क्या नाम रखा गया, मिलहिंद, मिलहिंद पन्हो, हिंद पन्हो। ध्यान रखिएगा, इसमें किस किस के बारे में बातचीत है, मीनांडर और नागसेन के बारे में बातचीत है, और वो बातचीत को इस मिलहिंद पन्हो एक पुस्तक में समाहित किया गया, जिसका नाम रखा गया मिलहिंद पन्हो। ये अग्निमित्र, ये दोनों युद्ध जब जीता था ना, तभी इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, और इससे जाकर उड़ा दिया, किससे, इसके पिता कौन, पुष्यमित्र शुंग उलझ गया खारवेल से, तो यहाँ से हार कर वापस गया, अब बात करते, देखिए, तो पुष्यमित्र शुंग का कहानी खत्म हुआ, अब तो ये इनका कहानी खत्म हो गया, और इसके बाद अब शासक बना कौन, अग्निमित्र। अग्निमित्र जब शासक बना तो इसने भी अपना शासनकाल ठीक ठाक चलाया, इसने भी शासनकाल, लेकिन यहीं से इनका जो वंश है, उस वंश का पतन होना चालू हो गया, वंश का पतन चालू हो गया। मतलब पुष्यमित्र शुंग योग्य था, अग्निमित्र भी योग्य था, क्योंकि इसको भी ट्रेनिंग बढ़िया दी गई थी राजा बनने का, लेकिन आगे आने वाले शासक जो थे वो योग्य शासक नहीं थे, बस इस वंश का विनाश चालू हो गया। देखिए, कहा जाता है आपसे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। देखिए, हमेशा इतिहास अपने आप को दोहराता है, उसका उदाहरण यही है। इसने, पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ की हत्या कर दिया था, और हत्या करके खुद शासक बना था। मतलब ये सेनापति होकर अपने राजा की हत्या किया था। ठीक वैसे ही इस वंश का जो शासक था देवभूति, इस वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या इसी के मंत्री, देवभूति के मंत्री वासुदेव करेगा, और वासुदेव करके अपना वंश कर्ण वंश की नींव रखेगा। इसीलिए हमेशा समझाया जाता है कि जो इतिहास होता है अपने आप को बार बार दोहराता है। ध्यान रखिएगा, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। उधर भी देखे होंगे, उधर शुरू में जब हम हर्यक वंश पढ़ा रहे थे, तो बिंबिसार जो शासक था, बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया, और मारकर खुद शासक बन गया। अब वैसे ही अजातशत्रु का भी जो बेटा था, अजातशत्रु का जो बेटा उदयन था, उदयन ने भी अपने पिता को क्या किया, मारा, काम खत्म किया, और वो राजा बन गया। देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता ही है हमेशा। देखिए, राजनीति में अपने अपने लोगों से ही लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, ये हमेशा पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ध्यान रखिए, इतिहास अपने आप को बार बार क्या करता है, दोहराता है। इस वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति था, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति, ध्यान रखिएगा, देवभूति, देवभूति था। वो देवभूति उतना योग्य नहीं था, तो इसी का जो मंत्री था जिसका नाम था वासुदेव, वासुदेव ने इनका काम खत्म किया। मंत्री था वासुदेव, काम खत्म किया, और यहाँ पर कर्ण वंश की नींव रख दिया इसने, कर्ण वंश की नींव रख दिया। कर्ण वंश में भी ज्यादा शासक नहीं हुए, कुल 4 गो शासक हुए। 4 गो शासक में तो एगो वासुदेव ही था। अब वासुदेव ही था, तो इन चारों शासकों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, चारों शासकों के बारे में देख लेते हैं। और ये भी ज्यादा, मतलब इस वंश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है। उसके बाद सातवाहन वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए हम लोग कर्ण वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये आज कर्ण वंश खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि कर्ण वंश ज्यादा नहीं है, इस वंश के राजा ज्यादा कुछ नहीं किए। इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था संस्थापक वासुमित्र। क्या नाम था उसका, वासुमित्र, वासुमित्र। ध्यान रखिए, इसने जो ब्राह्मण धर्म को काफी बढ़ावा दिया, ब्राह्मण धर्म को जो संस्कृति लोग मानते थे उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ध्यान रखिए,
ब्राह्मण धर्म और बाकी जो संस्कृति पहले से चली आ रही थी, संस्कृति को किसने काफी बढ़ावा दिया, सबको संरक्षण दिया, ध्यान रखिए। अब उसके बाद इस वंश में कुल बोले थे 4 शासक हुए। कितने शासक? 4 शासक। 4 गो जो शासक हुए, पहला जो था भूमिमित्र, ये पहला तो वासुमित्र ही था, ध्यान रखिएगा, वासुमित्र। अगला भूमिमित्र, उसके बाद था नारायण, उसके बाद था सुशर्मन था। ये चारों शासक थे। इस वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मन। इन तीनों ने ज्यादा कुछ अब किया नहीं। देखिए, कुछ कीजिएगा तब ना नाम होगा, कुछ कीजिएगा ही नहीं तो क्या नाम होगा। तो यहाँ पर भी भूमिमित्र जो था, वो भूमिमित्र ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, नारायण भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो उसके बाद सुशर्मन इस वंश का अंतिम शासक था, और सुशर्मन की भी हत्या कर दी गई। और इसके बाद सुशर्मन का जो सिमुक शासक बना, सुशर्मन के बाद सिमुक ने सुशर्मन की हत्या कर दी। ध्यान रखिएगा, सिमुक ने सुशर्मन की हत्या कर दी। और सिमुक, अब देखिए, सिमुक ने यहाँ पर नए वंश की स्थापना की। यहीं से अंत हो गया कर्ण वंश का। यहाँ से चालू हुआ सिमुक ने सातवाहन वंश। सातवाहन, ध्यान रखिएगा, सातवाहन, इनको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किया। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, और इनकी जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी। इनके बारे में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। ये कर्ण वंश के बारे में ज्यादा नहीं, ये वासुमित्र इसका संस्थापक था, अंतिम जो था सुशर्मन था। यही इनके बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके बाद सतवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सतवाहन वंश खत्म, ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। हमें तो समझ में आ गया होगा।